हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट पेपर हमेशा सैटरडे को होता है, उसके लिए आप सभी रेडी हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। और मैं जानती हूँ कि आज थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, आज सेशन थोड़ा जल्दी पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये आपका रियल सेशन है। यहाँ पर आपका पूरा मॉक टेस्ट पेपर होगा जैसे हमेशा सैटरडे को होता है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए प्लीज़। और मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी फ्रेंड्स कि वो कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी केवीएस का कोर्स स्टार्ट हुआ है। हिंदी में भी, बीपीएससी में भी बच्चे बहुत सारे कोर्स लेना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखिए, वहाँ पर सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर इसके बावजूद आपकी कोई क्वेरी हो तो टीचिंग परीक्षा आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। चलिए, तो सबसे पहले कल वाला प्रश्न। कल हमने सेंटेंस करेक्शन का विषय किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। जो बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ कुछ इसमें समस्या रह गई है, कोई बात नहीं, आज भी हम मिक्स्ड मॉक क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट पेपर में सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका उत्तर फ्रेंड्स, चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्याम का आचरण अच्छा है, श्याम का आचरण अच्छा सदाचरण है, श्याम का सदाचार अच्छा है, और सदाचारी श्याम का सदाचरण अच्छा है। इतने मुश्किल मुश्किल वाक्य, और इसमें आपका सही उत्तर क्या था? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपका ए ऑप्शन था, श्याम का आचरण अच्छा है, क्योंकि सदाचार का मतलब ही होता है अच्छा आचरण। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आना था इसमें। अब तो व्याकरण के महाभ्यास में आज फ्रेंड्स हम कुछ नए नए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है ना? जोश में होश नहीं खोना है। पहले से वार्निंग में दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, सब पर फ्लैट 60% ऑफ है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। कूपन कोड है उसका लक्ष्य 60। चलिए जी, तो पहला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान क्या है? ये छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। श का उच्चारण स्थान क्या है? और किसी भी प्रश्न में आपको कहीं समस्या हो, आप खुलकर पूछिएगा। जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। श, एक तो होता है फ्रेंड्स श शलगम वाला, जिसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, लेकिन जो श षटकोण है, षडानन, षष्ठी, उसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, जीभ को मोड़कर बोला जाता है। वेरी गुड, आगे देखिए। अब ये इस प्रश्न को थोड़ा प्यार से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे कहते क्या हैं? अब भाई ये कैसा प्रश्न है, जरा बताएंगे सभी बच्चे कि आखिर इस प्रश्न में कहना क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, मात्रा कहा जाता है, क्योंकि अब जैसे स्वर हैं अ आ ई ई, ये ऐसे तो यूज नहीं होते, लेकिन व्यंजनों के साथ होते हैं। तो जैसे व्यंजनों के अनेक रूप, का, के, की, कु, ये व्यंजनों के अनेक रूप हैं, और इसमें स्वर का वास्तविक रूप सामने आ रहा है कि कैसे लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही, इसे मात्रा कहेंगे। वेरी गुड, आगे देखिए। अगला प्रश्न, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? सभी बच्चे, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? सभी बच्चे बताएंगे प्लीज। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी आएगा फ्रेंड्स, अनुस्वार और विसर्ग, चाहे किसी के भी अनुसार हो, अयोगवाह आपके दो ही हैं, अनुस्वार और विसर्ग, क्योंकि ना ये पूर्ण रूप से स्वर है, ना ये पूर्ण रूप से व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं, किशोरी लाल वाजपेयी फ्रेंड्स बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें, जैसे कि हिंदी शब्दानुशासन, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे देखिए। फिर औ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से, औ का उच्चारण स्थान क्या है? और बाकी हर विषय से तो प्रश्न होते ही हैं फ्रेंड्स, छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, उनसे भी प्रश्न हैं। वाच्य, संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, हर चीज के प्रश्न हैं फ्रेंड्स। विराम चिन्ह, उसके भी प्रश्न हैं। तो यहां पर आपका क्या आएगा? औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? सी ऑप्शन, वेरी गुड, कंठोष्ठ है। औ, ओ, तो होंठों के साथ साथ गले का भी इस्तेमाल होगा, वो आपका कंठोष्ठ है। फिर जैसे ओष्ठ में क्या आता है आपका? केवल उ और उ। कंठ तालव्य में क्या आता है आपका? ए और ए। और कंठ ध्वनियों में क्या आता है? पूरा का पूरा क वर्ग, ठीक है, पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग। फिर आपका अ और आ और ह, ये सारी की सारी हैं आपकी कंठ ध्वनियां। क्लियर है सभी को?
अगला देखिए, फिर उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा गया है? ट्राई करेंगे सभी बच्चे। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना, मैं फिर कह रही हूं। जी, तो यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वर्तनी, बलाघात, अनुतान या संगम। अब इसका उत्तर होगा बलाघात, अनुतान नहीं फ्रेंड्स। बलाघात क्या होता है? बलाघात यानी उस चीज पे फोकस करना, जैसे कहते हैं कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो अरे एक ही शब्द पे फोकस दिया और हल्का सा विराम लिया। उसी प्रकार जैसे हम निपात शब्द कहते हैं, उसमें भी बलाघात होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी, तो वहां पे जैसे कहते हैं ना मैं भी, तो वहां पे हल्का सा, मतलब चाहे 1 मिली सेकंड का ही आप ब्रेक लें, लेकिन वहां पे प्रेशर दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है, तो इसे बलाघात कहा जाता है। अब ये फ्रेंड्स वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग इसका तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अनुतान, अनुतान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनुतान का मतलब जैसे आपकी टोन कैसी है, ठीक है ना, कि आपके स्वर जो है वो ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तो ऊपर नीचे आवाज कैसे आती है, टोन जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं अनुतार। आवाज को ऊपर नीचे लेकर जाना। और संगम ऐसा कुछ भी नहीं है, संगम का मतलब तो मिलाना होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कहने को बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। अरे किसी का देख के नहीं, अपनी बुद्धि से उत्तर देना है, अपनी बुद्धि से। यहाँ पर सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, गुमराह किया जा सकता है। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखी थी ना मूवी में। अब यहाँ पे अतिथि, अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है, तो तिथि दोनों को छोटी की मात्रा आएगी। बाकी हींग, आविष्कार, पीढ़ी, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फिर निम्न में से कौन सा त्रुटि चिन्ह है? फटाफट, निम्न में से त्रुटि चिन्ह कौन सा है? खैर आपको चारों ही चिन्हों के नाम पता होने चाहिए। सी ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा, इस चिन्ह को और क्या कहते हैं? इस चिन्ह के 2 नाम और हैं, कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से? इसे त्रुटि चिन्ह तो कहा ही जाता है, ठीक है ना। और ये त्रुटि चिन्ह किस काम आता है? जैसे कि अगर आप वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट गया और उस शब्द को लिखने की जगह नहीं है, तो आपने ये चिन्ह लगाया और ऊपर वो शब्द लिख दिया, जो बचपन में मैं बहुत करती थी। हंस पद चिन्ह, वेरी गुड। और काक पद चिन्ह, सुरभि जी बिल्कुल सही। काक पद चिन्ह और हंस पद चिन्ह, तो 3 नाम केवल इस चिन्ह के हैं। फिर ये चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? विवरण चिन्ह। आपने देखा होगा कि जब भी आपको पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अक्सर उसमें ये वाला चिन्ह होता है। और ये क्या है? उद्धरण चिन्ह, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। किसी की बात को एज इट इज लिखने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। और ये क्या है? आपका लोप चिन्ह, ठीक है ना, वो डॉट 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 डाल देते हैं। आगे, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? फटाफट, अब ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं कि व्यंजन संधि किस में है? नीरस, दुरात्मा, नायक और संगम। खैर आप चारों ही शब्दों में बताइए कि कौन कौन सी संधि है। आपको चारों शब्दों का पता होना चाहिए। डी ऑप्शन, संगम, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, क्योंकि संगम में अनुस्वार है, तो सम प्लस गम, सम प्लस गम संगम। और बाकी सब में कौन कौन सी संधि है? नीरस, दुरात्मा, नायक, कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए। विसर्ग संधि पहले में, बिल्कुल सही। नीरस में निहि प्लस रस, क्योंकि यहाँ पे निहि का मतलब है बिना किसी रस के, नेगेटिव जो है। फिर नायक, आय की ध्वनि है, अयादि संधि। न प्लस अक, नायक, अयादि संधि। और दुरात्मा, फिर वही जहां पे निर या दुर उपसर्ग आ गया, विसर्ग संधि होनी ही होनी है। तो दुहु प्लस आत्मा, दुहु प्लस आत्मा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट, अहंकार, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी बच्चे उत्तर देंगे।
और कोशिश करनी है फ्रेंड्स कि अगर प्रश्न आपको आसान भी लगे, आपको अपने आप को जज करने की हमने कितनी जल्दी उत्तर दिया, क्योंकि पेपर में सिर्फ सही होना पर्याप्त नहीं है, पेपर में स्पीड सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, तुर्फ का इक्का होता है फ्रेंड्स, जो कि पूरी गेम को चेंज कर सकता है। तो अहम प्लस कार बिल्कुल सही, ह के ऊपर जो अनुस्वार है वो म के नीचे हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखिए, घर का ना घाट का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्योंकि फ्रेंड मतलब मुहावरे लोकोक्ति है, ये हर पेपर का अनिवार्य अंग है, मुहावरे लोकोक्ति को तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। जल्दी से करिए। अच्छा, वो कह रहे हैं आज मैम इजी क्वेश्चन लाए हैं, चलिए अच्छी बात है फ्रेंड्स। जानते हैं अगर इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना, इसका मतलब कि आपकी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़े बहुत मीडियम लेवल के होते हैं, लेकिन टॉपिक नहीं आता होता तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो अच्छा है, मैं खुश हूं आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। तो बिल्कुल सही, घर का ना घाट का, यानी कि कहीं का ना रहना। आगे देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ ना पीछे पगहा। और फ्रेंड्स अगर आप देख रहे होंगे, ये भी किसी ना किसी पेपर के ही क्वेश्चन है, ये मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं घुमा फिराकर एक दूसरे पेपर में शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, यहीं से पेपर आ सकता है आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, एक साथ दो काम, किसी तरह का दायित्व नहीं, दूना फायदा उठाना, दूना मतलब दुगना, और दो कामों में एक ना बन पाना। तो इसका है फ्रेंड्स किसी तरह का दायित्व नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगहा, कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हुई है, हम तो मुक्त हैं, आजाद हैं। अगला, एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? समसामयिक, समदर्शी, नवजात और दिनानुदिन। वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाँ जी, समसामयिक, बिल्कुल सही। समसामयिक मतलब होता है एक ही समय का, कि हम दोनों समसामयिक हैं, कि एक ही समय के व्यक्ति हैं। अब बाकी शब्दों का क्या अर्थ है? नवजात, नवजात मतलब होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। ठीक है, फिर समदर्शी, दर्शन मतलब देखना, सम मतलब समान, जो सभी को एक समान देखता है, और दिनानुदीन का मतलब क्या होता है? हर दिन, प्रतिदिन। तो बेसिकली प्रतिदिन को ही दिनानुदीन कहते हैं। ओके, दिनानुदिन। अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, सेंटेंस करेक्शन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करिए सारे बच्चे। दिनानुदिन, हाँ जी। मोहन ने गोदावरी देखा, माँ ने मुझे रांची बुलाई, तुलसीदास रामायण की रचना किए, मैंने किताब पढ़ी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्योंकि पहला वाक्य, मोहन ने गोदावरी देखी, तुलसीदास ने रामायण की रचना की, और फिर माँ ने मुझे रांची बुलाया, किसी को बुलाया जाता है, माँ ने मुझे रांची बुलाया। आगे देखिए, फिर कमल का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत सिंपल, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे। ये फ्रेंड्स पर्यायवाची आपको अलंकार वगैरह में भी बहुत काम आ सकते हैं। नलिन, बिल्कुल सही भाई, नलिन। बाकी इंदिरा, इंदिरा किसे कहा जाता है? सबका नाम याद है, इंदिरा कहा जाता है लक्ष्मी को। मनोज, मनोज किसे कहा जाता है? मनहा प्लस जय, इसमें विसर्ग संधि है, मन में जन्मा, और ये कामदेव जी का पर्यायवाची है, कामदेव। फिर आपका आता है कल्याणी, शुभ, सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ, कई सारे अर्थ में कल्याणी प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, फिर निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसमें एक बार जरा सारे बच्चे बताएंगे उत्तर क्या है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए, आप सभी ने चेचे कहा, लेकिन अब यहां पर मैं आपको बताती हूं, और कोई शब्द आपको पता हो ना पता हो, ठीक है ना। कोयला, कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, याद है वो गाना? तो कोयला तो पुल्लिंग शब्द होना ही होना है,
एक शब्द जो आपको कंफर्म है कि जो पुलिंग होना ही होना है, हमेशा उत्तर वो चूज करके आइए, ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि बार बार ये है फ्रेंड्स कि कुछ पेपर वाले कुछ मानते हैं, कुछ पेपर वाले कुछ मानते हैं, हमें नहीं पता कि हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, तो चांस क्यों लेना। अगर हमें पता है कोयला पुलिंग होना ही होना है तो बी ऑप्शन चूज करके आएंगे। ये बात केवीएस वाले जो बच्चे हैं मैं उनको जरूर बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी में तो चलिए फिर भी 5 विकल्प हैं, इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो केवीएस वाले और DSSS वाले हमारे परीक्षार्थी हैं, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको चारों ऑप्शन में लगता है कि थोड़ा इधर उधर गड़बड़ है, तो ये खुशी मत मनाइए कि भाई बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ये मान के चलिए कि बोनस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और हमें एक आंसर तो चूज करके जाना है, तो वो आंसर जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो चूज करके आइए। अब गंध, मुझे गंध आ रही है, महक आ रही है, ये तो स्त्रीलिंग होना ही होना है, ये कन्फर्म है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता था। अब बात आती है कुहासा। कुहासा का मतलब होता है फ्रेंड्स कोहरा, धुंध। अब कहने को तो ये भी पुलिंग है कि कुहासा जाता रहा, ये पुलिंग है, लेकिन अब मुझे नहीं पता इन्होंने ये पुलिंग चूज क्यों नहीं किया। उसी प्रकार चेचक, चेचक बीमारी होती है, आपको पता है ना, स्मॉल पॉक्स, तो ये क्या है कि अब चेचक हो गया, चेचक फैल रहा है, ठीक है ना, हम ये कहते हैं, ये तो नहीं कहते ना चेचक फैल रही है, लेकिन अब ये हो सकता है कि भाई चेचक एक बीमारी होती है। अब मुझे नहीं पता कि या तो उन्होंने ये लिखना था कि कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, तब तो आता गंध, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कौन सा शब्द पुलिंग है, ऐसे केस में कोयला आपका सेफेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी कुहासा और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, बिल्कुल वही चीज मैं कह रही हूं। आगे देखिए, फिर अगला, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है, ट्राई कीजिए। ई ऑप्शन दीजिए मैम, अरे भाई जो पेपर वाले क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी वाले बच्चे भी देख रहे हैं, केवीएस वाले, सीटेट वाले, DSSS वाले, और अगर यहाँ पर ये जो बीपीएससी वालों को लगता है कि मैम इसमें ई ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए वही वाले क्वेश्चन लेकर आइए। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 विकल्पों वाले से आपकी तैयारी हो जाएगी, कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि जब आपको काफी सोचना पड़े, ठीक है ना, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो चीज भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 विकल्पों वाले प्रश्न भी आएंगे, आप निश्चिंत रहिए जी। अब आप जैसे कह रहे हैं एक वचन में, गलत फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। एक बात बताइए, जो डी ऑप्शन देने वाले बच्चे हैं, हाँ, क्या एक शब्द जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, अगर एक वचन भी नहीं होगा, बहुवचन भी नहीं होगा, तो वो शब्द होगा क्या, बताइए जरा। द्रव्यवाचक अगर संज्ञा शब्द है, संज्ञा का कोई वचन तो होता है ना, और हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, या तो एक वचन या बहुवचन, अगर दोनों ही नहीं होंगे तो फिर वचन होगा क्या। तो ये तो सबसे बेकार ऑप्शन था, इस ऑप्शन को तो आपको सबसे पहले हटाना था। अब आपका जो सही उत्तर आएगा वो सी आएगा फ्रेंड्स। क्यों, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में क्या आता है बताइए, जैसे कि लोहा, सोना, पीतल, ठीक है, ये सारे तो एक वचन में हो गए, लेकिन इसमें ठीक है ना आपका ये हवा भी तो आता है फ्रेंड्स, हवा चल रही है, हवाएं चल रही हैं, इसमें लकड़ी भी तो आता है कि लकड़ी कट गई, लकड़ियां कट गई, तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में आ सकता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, नहीं, पानी तो हमेशा एक वचन में रहेगा, लोहा, सोना, पीतल ये हमेशा एक वचन में रहेंगे फ्रेंड्स, आई नो, पानी, दूध हमेशा एक वचन में रहेंगे, लेकिन जैसे हवा शब्द था आपका, ये हवा, लकड़ी, ये बहुवचन में भी हो सकते हैं। अब जैसे चावल, चावल जो है कि जैसे चावल गल गया, चावल बन गए, तो वो एक वचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। अब देखिए आगे, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है, फटाफट सभी बच्चे। ठीक है, तो बहुत ही मतलब टेक्निकली आपको उत्तर देना है, तर्क के साथ, आपके दिमाग में सारे ऑप्शन आने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज के लिए श्योर हैं तो उसमें फिर नेगेटिव सोचिए कि क्या इसमें भी बहुवचन कोई हो सकता है, वो चीज करनी है आपको। विभक्ति, बिल्कुल सही, कारक की जो विभक्ति होती हैं, मोहन ने, ठीक है ना, फिर नेहा को, उस प्रकार से। आगे देखिए, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, फटाफट, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, अभ्र, क्षण प्रभा, अवधि या यामिनी।
हम बस एक वचन पढ़े हैं तो हवा नहीं पढ़े, लकड़ी नहीं पढ़े, तो हवा और लकड़ी सबसे प्रमुख उदाहरण है। चावल सबसे प्रमुख उदाहरण है कि जो बहुवचन में भी होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंटरनेट पे जो आपको ये स्पेसिफिक नियम दिए गए होते हैं ना फ्रेंड्स, नियम केवल हमें सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन आंखें बंद करके नियमों को फॉलो करना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। नियमों को फॉलो कीजिए लेकिन सिर्फ मदद के लिए, बाकी संदर्भ में भी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण होती है। ओके, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। अब यहां पर आपको उत्तर आएगा क्षण प्रभा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता, देखिए क्षण, इसमें दो शब्द है ना। क्षण मतलब क्या होता है? एक पल, छोटा सा जो चुटकियों में गुजर जाता है। और प्रभा मतलब क्या होता है? प्रभा मतलब होता है चमक। क्षण प्रभा का मतलब क्या हुआ? जो अचानक से चमकती है वो है आपकी बिजली, जिसे विद्युत कहते हैं, चंचला कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। बाकी अब अभ्र, अभ्र का मतलब क्या होता है? आसमान, आकाश। अवधि का मतलब क्या होता है? आब मतलब क्या होता है? जैसे पंजाब, 5 नदियों का समूह, तो आब, अवधि, ये आपका समुद्र का ही पर्यायवाची है कि पानी को धारण करने वाला। उसके बाद यामिनी, ये आपका रात को कहा जाता है, यामिनी। ठीक है, अगला देखिए। फिर निम्न में से कौन सा एक सर्वनाम है? जल्दी से सर्वनाम शब्द छांटिए। तब तक मैं आपके कमेंट्स भी देख लेती हूँ। लेट्स सी आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लंबे लंबे वाक्य लिखे हुए हैं। एक बच्चे पूछ रहे पिक बंधु का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? पिक बंधु का मतलब होता है आम का पेड़। ठीक है, पिक का मतलब क्या होता है? कोयल। तो जैसे वो आम के वृक्ष पर कूकती है तो पिक बंधु आम के पेड़ को कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा एक सर्वनाम है? पूर्व, भैया तो दिशा होती है। कुंज, ये तो भाई बगीचा होता है। ऐसा, अब ऐसा तो कहीं होता है, अब ऐसा विशेषण भी हो सकता है, सर्वनाम भी, कि ऐसा लड़का, ऐसा घर। लेकिन कुछ, मुझे कुछ खाना है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे सही उत्तर आपका डी ऑप्शन होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए। फिर ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? फटाफट बताइए। ईंट से ईंट बजाना, तो बाधा दूर होना, परेशान करना, युद्धात्मक विनाश लाना, या फिर किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही कि ईंट से ईंट बजाना, कि किसी ने अगर नौटंकी की है तो फिर उसका जवाब उसे उसी भाषा में मिलेगा। आगे देखिए। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? फटाफट, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से। अभी देखिए 23 मिनट हो गए और हमारे केवल 21 क्वेश्चन हुए हैं। हमें टाइम के साथ चलना है, उससे पहले ही चलना है बल्कि। तो अव्ययी भाव का आएगा प्रतिदिन, यानी कि हर दिन। जहां पे प्रति उपसर्ग आ जाए अव्ययी भाव बाकियों में। देशभक्ति, देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष। फिर पीतांबर, जब भी पीतांबर अकेला शब्द दिया गया हो सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा बहुव्रीहि समास होगी। ओके, क्योंकि कहने को इसमें आपका कर्मधारय भी हो सकता है कि पीतांबर यानी पीले वस्त्र, लेकिन पीतांबर सबसे पहले कृष्ण जी को कहा जाता है। और फिर नील गाय, ये आपका कर्मधारय समास होगा। अगला, फिर पुजापा शब्द में प्रत्यय क्या है? आपने सुने स्यापा, बुढ़ापा, और ये क्या है? पुजापा। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है? जी, यहां पर आपका आपा होगा प्रत्यय, पा नहीं होगा। जैसे बुढ़ापा, ठीक ठीक है ना। फिर पुजापा, इसमें पूजा मूल शब्द है और आपा प्रत्यय होगा, पा नहीं होगा। अगला देखिए। और ये पुजापा क्या होता है? कि पूजा के लिए जैसे जो सामग्री वगैरह होती है उस प्रकार से। अब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या है? ये यूपी का पेपर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सही अर्थ क्या है फ्रेंड्स? जैसे यहाँ पर एक डिस्कशन हो रही है तिरंगा, कि तिरंगा में समास आए कौन सा? बहुव्रीहि आए या द्विगु आए? वैसे तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो तिरंगा है, हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं भाई, अब जैसे अगर लखनऊ में जाएंगे ना आप, तो वहाँ पे तिरंगी बर्फी मिलती है।
तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कहते हैं कि वो आपका मतलब भारत की कोई वो सिंबॉलिक है। तो वैसे तिरंगा जो शब्द है कहने को तो बहुव्रीहि माना चाहिए, परंतु तिरंगा जनरली द्विगु समास में आना चाहिए। और इसमें काफी डाउट है, बहुव्रीहि समास होता है, अच्छा कुछ जगह पे द्विगु लिया हुआ है, कुछ जगह पे बहुव्रीहि लिया हुआ है, फिर वही कंफ्यूजन कि अल्टीमेटली बच्चा करे तो करे क्या। खैर अगर मैं मतलब एग्जामिनर्स के उसमें चलूं तो तिरंगा में बहुव्रीहि को ही चूज कीजिएगा, क्योंकि वो भारत का झंडा कहते हैं ना तिरंगा लहरा रहा है, कि लॉर्ड्स के मैदान में तिरंगा लहरा के रहेगा। ठीक है, अभी लॉर्ड्स के मैदान में मैच शुरू होने वाला है, तो वहां पर तिरंगे को आप बहुव्रीहि समास में ही लीजिए। ओके, अब यहाँ पे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अर्थात अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। आगे देखिए प्रश्न, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट जी, मैं वही कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैम वाराणसी में तिरंगा बर्फी मिलती है, तो वही मेन बात है कि वो जो शब्द है वो आपका, अब जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं फ्रेंड जिनके झंडे में 3-3 रंग हैं, तो इसलिए द्विगु होना चाहिए, लेकिन मतलब वैसे अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में कहें तो बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स ये जो आप कह रहे हैं कि मैम थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही थी बीच में, कोई बात नहीं भाई, सावन का महीना शुरू हो चुका है, बारिश होती रहती है, हवाएं चलती रहती हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं फ्रेंड्स, वो सोरठा है। सोरठे का नियम 13-11 नहीं 11-13 होता है, तो 11 मात्राएं तो पहले और तीसरे चरण में होंगी, यानी कि विषम चरण में, और वो जो सम चरण है द्वितीय और चतुर्थ, वहां पर आपकी 13 मात्राएं होंगी। आगे देखिए, और ऐसे ही छोटा सा आसान सा प्रश्न मुश्किल बन जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे भाग शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? फटाफट, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं अनेकार्थी वाले फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनेकार्थी शब्द कि भाग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? बांटना, भागना, हिस्सा या ब्याज? ब्याज, बिल्कुल सही फ्रेंड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि जैसे बांटना कि इसके भाग कर दो, इसके 4 भाग कर दो, तो बांटना। फिर भागना कि भाई तू तेजी से भाग, बिल्कुल। और फिर हिस्सा कि मुझे मेरा भाग मिल गया, कि मुझे तो अपना भाग मिल गया, तो वो हिस्सा भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता, वो इंटरेस्ट होता है आपका, ब्याज। अगला देखिए, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? फटाफट, किस वाक्य में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी जल्दी करिए। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आएगा? वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया। अब इस वाक्य में कोई समुच्चय बोधक है ही नहीं, तो जहाँ पे समुच्चय बोधक ही नहीं है वो तो सरल वाक्य आएगा ना। बाकी मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी, तो जहाँ पे जब, जो, जिसे, जैसे आ जाए, मिश्र वाक्य होना ही होना है। और जिन छात्रों ने परिश्रम किया, जिन्होंने, वे उत्तीर्ण हो गए, तो तीनों मिश्र वाक्य है, लेकिन पहला सरल वाक्य था। ओके, अगला देखिए फटाफट, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? ऐसा प्रश्न भी बहुत बार आता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे कि ब्रेक कहां पर आना है, विराम चिन्ह कहां पर आना है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ए, सी, मोस्टली बच्चों का सी ऑप्शन है, कुछ बच्चों ने ए और डी ऑप्शन भी दिया, तो ध्यान से। अब सबसे पहले छी, ये क्या है? विस्मयादि बोधक, तो उसके बाद चिन्ह आना ही आना है, तो छी के बाद तो विस्मयादि बोधक आना ही था, या कॉमा आता या फिर ये आता। तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई और विकल्प आपका सही था ही नहीं किसी भी एंगल से। ओके, अगला देखिए, विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है? अब ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बीपीएससी में आ सकता है, यूपी टेट के पेपर में आ सकता है, केवीएस में थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं।
अरे कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए हैं, पहले वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें एक बार बाद में रिवाइज कर लेना। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं पहले उन्हें फटाफट कीजिए। विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है? भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन कहा है सही कहा है। क्यों? अभी हमने पीछे देखा कि जैसे कहा छी, तो वो बोलना कैसे है, अपने इमोशंस को किस तरीके से बोलना है, वहां पर आपका ठीक है ना चिन्ह आ जाएगा। और जैसे कि अगर मैं कहूं अच्छी, कितना गंदा लड़का है, अगर प्रश्न पूछा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसलिए भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए कि किस प्रकार कहना चाह रहे हैं। जैसे वक्रोक्ति अलंकार था फ्रेंड्स, काकू वक्रोक्ति, कि जाओ, सॉरी रुको जाओ मत, और एक था रुको मत जाओ। तो ये चीज होती है। ठीक है, आगे देखिए। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? सारे बच्चे उत्तर दीजिए। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये किसी और पेपर में आ सकते हैं तो पेपर में आपको भी आ सकते हैं। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई मैं आपको फिर वही बता रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि मैम सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। वो क्वेश्चन आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी रेगुलर चल रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो सुनकर खुशी हो रही है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, बिल्कुल सही, थैंक गॉड आपको ये पता है। क्योंकि आप जानते हैं जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा मैम स्वरों के नीचे हलंत क्यों नहीं आता? ठीक है ना फ्रेंड्स, स्वरों के नीचे हलंत इसलिए नहीं आता क्योंकि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र किसी पर आश्रित नहीं होते। लेकिन व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, तो उसे स्वरों से अलग दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं कि ये व्यंजन आधा है। ओके, आगे देखिए। अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अब ये क्या है आपका? वाक्यांश के लिए एक शब्द जल्दी से कीजिए, ये समास में भी काम आ सकता है आपको। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमाणीय। ठीक है, फिर जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, और वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। जी मैं जानती हूँ मोस्टली बच्चों का ए ऑप्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे मितभाषी आता है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मितभाषी। लेकिन अब यहाँ पर हम ठीक है ना, ये जो आपका अल्पभाषी है वो भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वो अप्रमाण्य नहीं आएगा, वो क्या आएगा आपका? अप्रमेय। अप्रमेय, ये थोड़ा सा एक आपका करेक्ट आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन अप्रमेय। क्योंकि अल्पभाषी मितभाषी, मैं जानती हूँ सही ऑप्शन मितभाषी है, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन, लेकिन उसके एवज में ये भी चल सकता है। ठीक है ना, एक दूसरा विकल्प हो सकता है, तो ये अप्रमेय। अगला देखिए, तद्भव उपसर्ग जुड़ा, किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा है? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कब ये आप कह रहे थे ना मैम उपसर्ग तत्सम भी होता है तद्भव भी होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा है? सभी बच्चे ट्राई करेंगे, प्लीज एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। वैसे मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर आपको पता हो, टीचिंग परीक्षा ने सक्सेस परीक्षा नाम से जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसमें 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं केवल आपकी सहभागिता के कारण, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खैर यहाँ पर बताइए, तब देखिए अपशकुन, अनाधिकार, अनमोल और अनंग। अब सबसे मेन चीज फ्रेंड्स, ये जो हिंदी और संस्कृत की बात है, तत्सम और तद्भव की बात है, तो सबसे पहले शकुन, शकुन जो है वो संस्कृत का शब्द है, शगुन जो होता है वो हिंदी का होता है। तो जब ये अपशकुन है ये आपका तत्सम ही आएगा। लेकिन अनमोल, ये अब जैसे अनाधिकार, वैसे तो अनधिकार होता है, वर्तनी गलत है, लेकिन ये जो अन उपसर्ग है न के नीचे हलंत, ये आपका संस्कृत का है, लेकिन हिंदी का क्या है? अन। अब अनमोल का तत्सम क्या होता है? अमूल्य, अमूल्य। ओके, तो ये जो है अन उपसर्ग, जहां पे न पूरा है वो तद्भव है, और जहां पे न आधा होता है वो आपका तत्सम है। बस इतना सा अंतर है फ्रेंड्स। जैसे अनुपयोगी, अनधिकार, ठीक है, अनादि, इसलिए सी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। तो कभी कभी अगर हमें ना भी पता हो, एक बार शब्दों को देख लीजिए, वहां से कुछ मदद मिल जाती है। अगला,
अगला प्रश्न है आपका, अक्कड़ प्रत्यय कृत प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? लीजिए, दोनों ही प्रश्न साथ में आ गए। आपको याद है पेपर में क्वेश्चन आया था कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? हाँ, सीटेट में ये नहीं आता, लेकिन यूपीटेट और केवीएस और बीपीएससी तीनों में आ सकता है। इसके प्रकार हम आपको अलग से समझा देंगे, आज भी समझा देंगे कि अक्कड़ प्रत्यय कृत प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या करणवाचक। अब ये कैसे होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। आप कह रहे हैं भाववाचक। अच्छा, ये अक्कड़ प्रत्यय से शब्द कौन सा बनता है पहले ये बताएंगे सारे बच्चे। अक्कड़ प्रत्यय से सारे बच्चे मुझे दो दो शब्द बताइए जल्दी से, फटाफट, क्योंकि जितने बच्चों ने बी आर डी ऑप्शन लिखा है गलत लिखा है। पियक्कड़, घुमक्कड़ हो गया, भुलक्कड़। देखिए सारे बच्चे देखिए, भुलक्कड़, पियक्कड़, ये दो शब्द सबको पता है। अब ये कौन होते हैं फ्रेंड्स? पियक्कड़ होता है पीने वाला व्यक्ति, भुलक्कड़ कौन होता है? भूलने वाला व्यक्ति, यानी क्रिया को करने वाला। और क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कर्ता कहते हैं। तो ये कर्तरीवाचक आएगा, सिंपल सी बात, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, जो भूलने वाला व्यक्ति होता है उसे भुलक्कड़ कहते हैं, जो आपका पीने वाला व्यक्ति होता है उसे पियक्कड़ कहते हैं, जो घूमने वाला व्यक्ति होता है उसे घुमक्कड़ कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीनों कौन है? काम को करने वाले व्यक्ति, तो वो आपके कर्तरीवाचक में आएंगे। अब भाववाचक में कैसा आता है मैं आपको बताती हूँ। वो शब्द भाववाचक होना चाहिए था, जैसे कि बुलावा, वो है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया तो बुलावा। अब बुलाना, बुलाना क्रिया है तो कृत प्रत्यय। अब बुलावा, कि भारत की ओर से सभी देशों को बुलावा भेजा गया है, तो बुलावा क्या है? एक निमंत्रण, तो वो भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार अब जैसे कर्मवाचक, ठीक है ना, कर्मवाचक और करणवाचक। करणवाचक जैसे कि बेलन, रोटी बेलना, रोटी बेलना, बेलना क्रिया होती है ना। अब रोटी किससे बेली जाती है? बेलन से। तो बेलन क्या है? रोटी बेलने का माध्यम, तो बेलन शब्द करणवाचक में आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको फ्रेंड्स, प्रकार समझने बहुत आसान है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि वो जो है वो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, वो क्रिया करने वाला माध्यम है, या वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब जैसे दिखावा, दिखना भी क्रिया है ना, लेकिन दिखावा कि तुम बहुत दिखावा करते हो, तो ये क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। यहां से एटलीस्ट सारा ना सही कुछ कुछ तो क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को एटलीस्ट 50% क्लियर हो गया जरा हैंड रेस करिए फटाफट, देखें, नहीं तो इसका तो बिल्कुल अलग से सेशन लाना पड़ेगा। ये आपके कृत और तद्धित प्रत्यय के प्रकार, जल्दी जल्दी। 50% समझ में आ गया? जल्दी से देखिए। चलिए, अगर 50% भी समझ में आ गया, बाकी का हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। आगे देखिए, अब क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, जो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। उक्त पद में छंद कौन सा है? ट्राई कीजिए फटाफट, यहां पे छंद कौन सा है? मालिनी छंद, शालिनी, भुजंगी और इंद्रवज्रा। अब सबसे मेन चीज क्या देखनी है कि चारों के चारों आपके वर्णिक छंद हैं, तो सीधे वर्णों पे आइए, मात्राएं गिनने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी सबसे पहले क्या करना है, जैसे मालिनी में होते हैं 15 वर्ण, ठीक है, शालिनी में होते हैं 11 वर्ण, इंद्रवज्रा में होते हैं 11 वर्ण, भुजंगी में होते हैं 11 वर्ण। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो क्या क्या होगा, वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे में भी जांच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मालिनी छंद तो आपका हो ही नहीं सकता, पहली चीज काम खत्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका गणों पे, गणों का नियम। सबको तीनों के नियम याद हैं कि नहीं है? मैं बताऊं, भुजंगी छंद कह रहे हो, ध्यान से एक बार देखिए फ्रेंड्स कि भुजंगी का नियम क्या होता है, फिर मैं बताती हूं। जी
हाँ अब देखिए, अब ध्यान से, शालिनी तू मता, आपको याद है मैंने हर क्या कहते हैं कि छंद का आपको नियम याद करवाया था कि जैसे इंद्र वज्र का क्या था, ताज एसएस, ताज एसएस यानी कि दो तगण एक जगण और दो गुरुवर्ण। शालिनी तू मता यानी कि मता एसएस, मता एसएस तो यानी कि मगण दो तगण और दो गुरुवर्ण। फिर आता है भुजंगी, इसमें क्या आता है आपका, तीन यगण और लघु गुरु। अब यहां पे पहला गण है कौन सा, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु, अब ये लघु है, गुरु गुरु गुरु, खैर उतना चलता है, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि अब गुरु 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 मगण, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, तो दो तगण और गुरु गुरु, यानी कि मता एसएस ये वाला नियम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आएगा, शालिनी छंद। अब जैसे कि दूसरी पंक्ति देखिए, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और गुरु गुरु, अब इन दो पंक्तियों में अप्लाई हो रहा है। अब जैसे ये एक्सेप्शन है कि जो भी तुली, अब यहाँ पे त को छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन उच्चारण में कभी कभी इस छोटी को जैसे जो भी तुली, तो तुली नहीं तूली बोला गया होगा, तो यहाँ पे ये छोटे को बड़ा माना जा सकता है, कुछ कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका शालिनी छंद आएगा। आगे देखिए, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारा लगे, बड़े अंधेरा होए। ध्यान दीजिएगा, ये सारे नियम फ्रेंड मैंने आपको एक एक करके समझाए थे, बताए थे। कौन सा अलंकार आएगा, यहां पर श्लेष अलंकार आएगा। क्यों, ये है 12 और ये बड़े, इनके दो दो अर्थ हैं। 12 का मतलब क्या होता है, जैसे कि दीपक जलना, दीपक जैसे प्रारंभ हुआ है, या बड़ा होना। फिर बढ़े का मतलब यहां पे क्या है, जैसे बुझना, या फिर आपका जैसे कि अब बुढ़ापा आना, कम होता जाना। वो कह रहे हैं कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कि जो एक दीपक होता है उसी की भांति होता है एक बुरी संतान। जैसे कि जब दीपक जलता है तो वो फिर बड़ा बड़ा होता रहता है, कि आपका भी जो पुत्र है पहले उसकी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर जब दीपक बुझने लगता है फिर वो बुझ ही जाता है। कि उसी प्रकार अगर बच्चों की शरारतें कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर उसका पतन ही हो जाता है। तो एक शब्द के दो दो अर्थ थे, इसलिए आपका श्लेष अलंकार है। अगला, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, रस कौन सा है, जल्दी से, यहां पर काव्य रस कौन सा है ये आपको बताना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तो श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, वियोग श्रृंगार रस। यहां पर क्या आएगा, वियोग श्रृंगार रस, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, फिर घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अविलंबित मुख के पास, नील गगन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। आराम से पढ़िए और बताइए अलंकार कौन सा है सारे बच्चे। यहां पर कौन सा अलंकार आएगा, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश का मतलब क्या था, कंधा, अवलंबित यानी कि कंधे को छू रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे घुंघराले बाल थे वो कंधे पर ऐसे आ रहे हैं, मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, जैसे कि जो बादल हैं काले बादल, सुधा भरने को विधु के पास, ऐसा लग रहा है जैसे विधु क्या होता है, चांद। वो कह रहे हैं तुम्हारे कंधे पर, ठीक है ना, तुम्हारे चेहरे पर बाल घुंघराले ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे कि जो काले बादल हैं वो चांद के पास अमृत भरने जा रहे हैं। तो ये क्या है, स्थिति की तुलना, ये क्या है, कल्पना, संभावना। यहां पर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
यहाँ पे कोई मनो, मानो, जनो, जानो, जनहू, मनहू कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये चीज याद करनी है। यहाँ पे कोई रूपक अलंकार नहीं था, यहाँ पे केवल संभावना जताई गई थी। हेतु उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा यहाँ पर। अगला देखिए, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबै तय मानू। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? और ऐसी छोटी छोटी पंक्तियां याद है, बीपीएससी में आई थी 3 में अलंकार की। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबै तय मानू। अरे भैया, फेर रूपक मानू। अब जैसे अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अरुण का मतलब होता है लाल या फिर सूर्य। फिर कोमल चरण, अब यहाँ पे लाल रंग को चरणों के साथ क्या किया गया है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पैर इतने लाल लाल हो रहे हैं, यानी कि तुम बहुत ही तपते हुए आंगन में चली होगी, कि भुवि चली बै तय मानू। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी मानो कि तुम्हारे पैर लाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि तुम बहुत ही कठिन आंगन, वो था ना मनो कठिन अंगन चली ताते राते पाए, बिल्कुल उसी पंक्ति को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ये भी आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसीलिए ये एसचैट वालों के लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि शायद भूमि पर पैदल चलने के कारण नायक के पैर लाल हो गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, फिर मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन नीति का होई बेग ही नास। इसमें छंद कौन सा है? फटाफट। यहां पे कौन सा छंद आएगा? रोला, सोरठा, दोहा, दोही। सबके नियम आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पर अब चारों ही आपके क्या हैं? मात्रिक छंद। सबके नियम क्या है? रोला का 11-13, सोरठा का 11-13, दोहे का 13-11, और दोही का नियम क्या होता है? 15-11। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 13-11 है, और विषम चरणों में आस नास, तुकबंदी है सम चरणों में, तो ये आपका दोहा ही आएगा। आगे देखिए, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? फटाफट बता दीजिए। 39वां क्वेश्चन। इन पंक्तियों में, हाँ, दोही भी होता है, बिल्कुल दोही होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जिनको नहीं पता, दोहा और दोही ये दो भिन्न छंद होते हैं फ्रेंड्स। इसका नियम है 13-11, इसका नियम है 15-11। जिनको नहीं पता आज नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, कि अगर आपको लगता हो कि दोही में वर्तनी गलत है, जल्दी जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए। दोहा और दोही भिन्न हैं, जैसे लड़का लड़की भिन्न है, वैसे दोहा दोही भिन्न है। अब यहाँ पे, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। अब यहाँ पे चौपाई, तोटक, वंशस्थ और वसंत तालिका, सिर्फ एक है जो कि आपका मात्रिक छंद है, बाकी सारे वर्णिक। तो एक बार हम वर्णिक ही काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12-12 है, तो तोटक भी हो सकता है, वंशस्थ भी, लेकिन वसंत तालिका नहीं, क्योंकि उसमें 14 वर्ण होते हैं। एक ऑप्शन एलिमिनेट। अब काउंटिंग। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर क्या है? लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु और लघु गुरु। अगर किसी चरण के अंत में लघु गुरु या गुरु लघु होता है, वो चौपाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चौपाई का जो अंत होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा गुरु गुरु या फिर लघु लघु होता है, अधिकतर गुरु गुरु होता है, लेकिन दो भिन्न नहीं होंगे। तो चौपाई को आप हटा ही दीजिए। अब आते हैं काउंटिंग पर। अब जब दोनों में 12-12 है, तो इनका नियम क्या होता है? तोटक का होता है आपके 4 सगण, और वंशस्थ का क्या होता है? जतजर, यानी कि जगण तगण जगण रगण। अब पहला छंद कौन सा, ये गण कौन सा है? लघु लघु गुरु, स लगा, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। हो गया, 4 सगण आ गए, दैट मीन्स कि तोटक छंद है।
इतना सा हमें याद करना है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? आगे देखिए, उपेंद्र ने बहुत महंगी कार खरीदी है, इसमें वाच्य कौन सा है? उपेंद्र ने बहुत महंगी कार खरीदी है, इसमें वाच्य कौन सा आएगा? सभी बच्चे फटाफट। फ्रेंड्स, तोटक छंद होता है, तोटक। जी, अब क्या कह रहे हैं आप? कर्मवाच्य देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्रिया क्या है? खरीदी है। खरीदने का काम किसने किया है? उपेंद्र ने, वो है आपका कर्ता। और उपेंद्र ने क्या खरीदा है? कार को खरीदा है, तो कार है आपका कर्म। उपेंद्र ने बहुत महंगी कार खरीदी है, रीता ने बहुत महंगी कार खरीदी है, उन्होंने बहुत महंगी कार खरीदी है, कोई फर्क नहीं। लेकिन उपेंद्र ने बहुत महंगा घर खरीदा है, तो घर करने से क्रिया बदल जाएगी, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, कर्मवाच्य आपका सही उत्तर आएगा। अगला, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है और इसमें अलंकार कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। और इसमें रस कौन सा है, ये भी बता दीजिए। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, दोही की पहचान कैसे करें? काउंटिंग से फ्रेंड्स। दोहे की पहचान आप कैसे करते हैं बताइए? दोहे की पहचान काउंट से ही तो करते हैं ना, कि 13-11 होगा, तो जहां पे 13-11 की जगह 15-11 है, वो आपका दोही छंद। एज सिंपल एज दैट। जी, बलिहारी नृपकूप की, अब नृप का मतलब क्या होता है? राजा। कूप का मतलब होता है कुआं। अब दो दो चीजें हैं, तो बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ना देई, अब गुण है आपका अनेकार्थी शब्द, और जहां पे अनेकार्थी शब्द आ गया, काफी हद तक वहां पे श्लेष अलंकार ही आएगा या वक्रोक्ति। अब वो कह रहे हैं कि गुण, गुण का मतलब फ्रेंड्स रस्सी भी होता है और गुण भी होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो राजा है वो बिना किसी तुम्हारी स्पेशलिटी के तुम्हें कुछ भी नहीं देगा पुरस्कार। उसी प्रकार जो कुआं है, अगर तुम्हारे पास रस्सी नहीं है तो तुम कुएं से एक बूंद पानी नहीं ले सकते। तो एक शब्द के दो अर्थ थे, तो आपका श्लेष अलंकार था। और ये एक उपदेश है, तो यहां पर आपका शांत रस है। और अगर श्लेष अलंकार है तो आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। एज सिंपल एज दैट। श्लेष अलंकार तो व्यंजना शब्द शक्ति कन्फर्म है। क्लियर है सभी को? अर्थ समझ में आ गया? अगला देखिए, तुमने मुझे नींद से जगा दिया, इसमें कारक कौन सा है? कुछ भी अंडरलाइन नहीं है, आपको खुद समझना है। तुमने मुझे नींद से जगा दिया में कारक कौन सा आएगा? फटाफट बताइए। गलती से गलत हो गया फ्रेंड, ये जो गलती से मिस्टेक होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कुछ मिस्टेक करवा देती है फिर। तो तुमने मुझे नींद से जगा दिया, यानी नींद से जगाना यानी नींद तोड़ दी, नींद से अलग कर दिया। तो जहां पे अलग करने का भाव है वहां पर आपका अपादान कारक आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, डी ऑप्शन। अगला देखिए, वो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, इसमें विशेषण कौन सा है? ट्राई कीजिए। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, या कौन सा विशेषण? अब ये विशेषण का एक अलग प्रकार है, ये एक अलग स्यापा है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे आप कह रहे हैं आप सी ऑप्शन विधेय विशेषण। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, ये विशेष्य विशेषण कुछ नहीं है, मेन दो होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय पता है ना? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, विधेय होता है जो बाकी का भाग है। अब वो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, अब यहाँ पे वो व्यक्ति, ये आपका उद्देश्य है। अब उसकी विशेषता क्या है? अत्यंत बुद्धिमान। अब यहाँ पर जो विशेषण है वो विधेय के रूप में प्रस्तुत हुआ है कि उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का बाकी भाग, इसलिए यहाँ पर आपका विधेय विशेषण है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर विशेषण, इसमें क्या होता है? विशेषण संज्ञा के बाद आए, लेकिन उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? वह, यहां पे सॉरी, जैसे अगर हम कहते हैं वह बुद्धिमान लड़का है, यहां विशेषण
संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आएगा कि वह अत्यंत बुद्धिमान लड़का है। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना है जी। मैंने दे दिया ना कि वह बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बस आपको। अगला, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? फटाफट, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि बतियाना नाम धातु क्रिया, लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया, जागना सामान्य क्रिया और दौड़ना सकर्मक क्रिया। तो डी ऑप्शन वेरी गुड, क्योंकि दौड़ना सकर्मक नहीं अकर्मक होता है। बाकी लिखवाना जब क्रिया खुद ना करके किसी और से करवाई जाती है, प्रेरणार्थक। बतियाना बात शब्द से बना है, जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर बनती है तो नाम धातु क्रिया। तो सिर्फ डी ऑप्शन आपका गलत था। आगे, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? फटाफट, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे, मुश्किल वाले क्वेश्चन सारे मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? सावन, दिग्गज, आच्छादन। सावन बिल्कुल सही, क्योंकि सावन में आपकी अयादि स्वर संधि है। सऊ प्लस अन, सावन। लेकिन दिग्गज, इन दोनों में आपकी व्यंजन संधि है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बाकी दिग्गज का क्या होगा? दिख प्लस गज, और आच्छादन का आ प्लस छादन। ओके, कि सभी दिशाओं में गज यानी कि हाथी, जो सभी दिशाओं में सबसे उच्च है यानी कि दिग्गज। अगला देखिए, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? अब ये वाला प्रश्न हल कीजिए। शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। बस हाफ सेंचुरी तो लगा के जाएंगे, ठीक है ना? हाफ सेंचुरी लगा के जानी है किसी भी हालत में। 4 सोमवार सावन में, जी बिल्कुल बिल्कुल, परसों पहला सोमवार है सावन का, उसके लिए अभी से आपको शुभकामनाएं। तो शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? स्वार्थ, संताप, सज्जन या सौहार्द? अब जितने बच्चों ने यहां पे डी ऑप्शन दिया इतनी जल्दी बिल्कुल सही दिया है, सौहार्द। क्योंकि अब यहां पे आधा स है और उसके साथ व है। यहां पे संताप में स के साथ अनुस्वार है, यहां पे स के साथ अ का स्वर है, और यहां पे स के साथ औ का स्वर है। यही करते हैं ना हम। अब पहली चीज सब में कॉमन है, अगर पहला कॉमन है तो दूसरे पर जाइए, व अ और औ। अब यहां पर अनुस्वार सबसे पहले आएगा, फर्स्ट, दूसरे नंबर पर अ, तीसरे पर औ, चौथे पर व्यंजन। सिंपल सी बात, उत्तर आपका डी ऑप्शन आना था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखिए, फिर उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, जॉब लग के रहेगी इस बार फ्रेंड्स, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? बस जल्दी से खत्म करने वाले हैं क्वेश्चंस, सिर्फ हाफ सेंचुरी लगानी और कुछ भी नहीं। तो यहां पे गुरुत्व, पांडव, संन्यास और उच्चतम। चलिए जी, बी ऑप्शन मोस्टली बच्चे कह रहे हैं, देखें। चलिए, सबसे पहले आता है गुरुत्व, सभी को पता है, गुरु प्लस त्व। संन्यास, अब स के ऊपर बिंदु है तो ये क्या आएगा? सम प्लस न्यास। फिर आता है उच्चतम, ये भी सभी को पता है, उच्च प्लस तम। लेकिन क्या किसी को पता है पांडव में भी प्रत्यय होता है फ्रेंड्स? पांडव, पांडु के पुत्र, पांडु, पांडु प्लस अ, पांडव। जानते हैं मानव शब्द कैसे बनता है फ्रेंड्स? मानव में भी प्रत्यय है मनु, मनु की संतान, मनु प्लस अ, मानव, ये होता है। अब बताइए, चारों में से भिन्न शब्द कौन सा है जी?
चारों में से भिन्न कौन सा आएगा फ्रेंड्स? इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, लेकिन संन्यास में उपसर्ग है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आना था फ्रेंड्स। सी ऑप्शन आपका सही आना था। ठीक है, कि 3 शब्दों में प्रत्यय था, एक में आपका उपसर्ग था। तो प्रश्न कैसे बदल जाता है, उत्तर कैसे बदल जाता है, अगर हमें सही जानकारी ना हो। ओके, अगला देखिए। फिर अंशुमाली शब्द क्या है? फटाफट, अंशुमाली शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। वैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जितने बच्चों को चाहिए कि संज्ञा का बिल्कुल डिफरेंट सेशन हो, ठीक है ना, एक पूरा सेशन सिर्फ संज्ञा का हो, एक पूरा सेशन सिर्फ सर्वनाम का हो, एक पूरा सेशन सिर्फ विशेषण का हो, एक पूरा सेशन सिर्फ क्रिया का हो। कितने बच्चे चाहते हैं? जरा हैंड रेस करेंगे। कौन बच्चा चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेशन सिर्फ संज्ञा का, एक सेशन सिर्फ सर्वनाम का? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो फ्रेंड्स वो आपका आ रहा है अगले हफ्ते 12 बजे। अगले हफ्ते 12 बजे जो 12 बजे सेशन होता है ना, उसमें हम यही लेकर आ रहे हैं। ट्यूसडे या वेंसडे से स्टार्ट होगा कि एक पूरा सेशन सिर्फ संज्ञा का, कि संज्ञा के सारे प्रकार विस्तार से, एक सेशन सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम का, एक सेशन सिर्फ और सिर्फ विशेषण का। तो फ्रेंड्स ये जो 12 बजे वाला सेशन है ना, इसको मिस मत करिएगा। वैसे भी मिस मत करिए क्योंकि वहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। आज हमने वहाँ पे 3 कॉम्प्रीहेंशन किए। अब जैसे ये है अंशुमाली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अंशु मतलब होता है किरणें, यानी किरणों से सजा हुआ। ये सूर्य को कहा जाता है, चंद्रमा को नहीं। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं और ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अगला, मैं आप यह काम सीख लूंगा। इसमें आप शब्द क्या है? जल्दी से सारे बच्चे करेंगे अटेंड। वो फ्रेंड्स संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर हालत में। ठीक है, तो वो सेशन को मिस मत करिएगा, मैं अभी से आपको बता रही हूं जी। मैं आप यह काम सीख लूंगा, इसमें आप शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सर्वनाम? अब यहाँ पे जितने बच्चों ने ए ऑप्शन कहा है गलत कहा है, क्योंकि मैं आप, यहाँ पे आप का मतलब है मैं स्वयं ये काम सीख लूंगा, मैं अपने आप ये काम सीख लूंगा। तो कभी कभी अपने आप को सिर्फ आप लिखा जाता है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम आना था फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। ओके, आगे देखिए। नहीं, आप कह रहे हैं मैम लाइव नहीं देख पाएंगे, तो क्या आप लाइव मत देखिए, आप बाद में देख लीजिएगा सेशन को, आप रात में, आप अगले हफ्ते देख लीजिएगा। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उसका लाइव सेशन होगा। अब उसे कब देखना है, देखना भी है या नहीं, ये चॉइस आपकी है। आगे देखिए, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके कारण होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको याद है ऐसा क्वेश्चन सर्वनाम का आया था फ्रेंड्स, हमने संज्ञा का प्रश्न दे दिया। संज्ञा शब्द में परिवर्तन किस आधार पर होता है? ट्राई कीजिए जल्दी से। और जिन बच्चों ने आज की क्लास छोड़ी होगी वो सोच लीजिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा है। आज कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं हमने। अब यहाँ पे डी ऑप्शन, लिंग, वचन और परसर्ग। परसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? कारक की विभक्ति। अब कैसे बदलता है? जैसे संज्ञा में लड़का लड़की लिंग के आधार पे बदल गया, बच्चा बच्चे वचन के आधार पे बदल गया। फिर गुरु ने हमें उपदेश दिया, गुरुओं। अभी जो ओ होता है ना वो होता है परसर्ग के कारण, कि लड़कियों ने शोर मचा दिया, लड़कियों। ओ जो होता है वो वचन ही परसर्ग के आधार पे होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अगला, निम्न में से किस विकल्प में सभी एक ही प्रकार के सर्वनाम हैं? फटाफट, आई गेस थोड़े से क्वेश्चन और हैं फ्रेंड्स, 4-5 प्रश्न वो करके खत्म करते हैं हम जल्दी से। प्राइवेट दिख रहा है फ्रेंड्स, वो एक दूसरा सेशन था, आप एक बार करके देखिए। बाकी सेशंस ढूंढ के देखिए 12 बजे वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 बजे हम अक्सर कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। फिर वो चाहे 4 विकल्प के ही क्यों ना हो, कॉम्प्रीहेंशन तो हो रहा है ना फ्रेंड्स। क्या कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी आपको नहीं करनी? वैसे अगले हफ्ते हम 5 विकल्पों वाले कॉम्प्रीहेंशन का अलग से भी सेशन लाएंगे, जैसे हम रेगुलरली लाते हैं। अब यहाँ पे निम्न में से किस विकल्प में सभी एक ही प्रकार के सर्वनाम है? तो वो आप और स्वयं। यहाँ पे आप का मतलब भी वही है, अपने आप। बाकी अब जैसे जो, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, वह ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तुम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो अन्य पुरुष या फिर आपका क्या कह सकते हैं कि
निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन कोई ये अनिश्चयवाचक है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर सी ऑप्शन ही हो सकता है और कोई नहीं। अगला, विशेष्य निम्न में से कौन सा शब्द नहीं हो सकता? जल्दी जल्दी, विशेष्य निम्न में से कौन सा शब्द नहीं हो सकता? और कितने क्वेश्चन? मार्केट जाना है, अरे भैया मार्केट जाना है। चलिए, लिमिट यही है 55 क्वेश्चंस। 55 क्वेश्चंस की लिमिट है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, लास्ट 3 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी। अब विशेष्य, विशेष्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि यह शब्द कभी विशेषण नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका ऑब्वियस था। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार। तो जो विशेष्य है वो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है, विशेषण नहीं हो सकता। अगला, उसने बहुत ही सरलता से ये समस्या हल कर दी। इसमें पदबंध कौन सा है? फटाफट 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए। इसमें पदबंध कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? वो कह रहे हैं साहित्य पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स। अगले हफ्ते साहित्य के ज़्यादा सेशन है। साहित्य का अगले हफ्ते मॉक टेस्ट पेपर भी है। मंडे को ग्रामर है, लेकिन ट्यूसडे को, ठीक है ना, साहित्य का सेशन है। तो अगले हफ्ते साहित्य के ज़्यादा सेशन है। इस हफ्ते भी साहित्य के इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उन सेशंस को देखिए। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बहुत ही सरलता से, वेरी गुड। यहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि उसने समस्या कैसे हल की, बहुत ही सरलता से, वेरी गुड। अगला, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी जल्दी, शुद्ध वाक्य कौन सा आएगा? तुम कार्य बहुत ही अच्छे किए हैं, आपने कार्य बहुत ही अच्छे किए हैं, उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, या फिर कोई और? कौन सा शुद्ध वाक्य है? सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन यहां पर आएगा आपका सी ऑप्शन, उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। अब उसने कार्य बहुत ही अच्छे किए हैं, अब ये विशेषण ये है तो उसे अपने विशेष्य के साथ होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि थी। और फिर इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आज का अंतिम प्रश्न, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा? आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाइनली, कि प्रभात यौवन है, वक्ष सर में कमल भी विकसित हुआ है, कैसे? जल्दी जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रभात यौवन है, वक्ष सर में कमल भी विकसित हुआ है, कैसे? अब वक्ष और सर, वक्ष का मतलब क्या होता है? छाती, चेस्ट, और सर मतलब होता है सरोवर। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि जैसे वो कहते हैं कि सरोवर में कमल खिलता है, ठीक है ना, मतलब कि सुबह सुबह, उसी प्रकार, ठीक है, छाती पर भी मतलब कि तुम्हारे जवानी दिख रही है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है कि छाती को सरोवर माना गया है, प्रभात को जवानी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक आएगा, अन्योक्ति नहीं आएगा फ्रेंड्स, रूपक है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज का ये अंतिम प्रश्न, जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर, ये इतना बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़िएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये मंडे को इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए फिर, तो आज का सेशन फ्रेंड्स होता है यहीं पर समाप्त। 60% डिस्काउंट आपके लिए है, कूपन कोड है लक्ष्य 60। तो अब आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पेड बैच में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।